सुप्रभात, वंदे मातरम साथियों। आप सबको जैसा कि पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अपने 4 वीडियो देख चुके हैं, कर चुके हैं। ये अपना जो टॉपिक चल रहा है स्थिर वैद्युतिकी, ये मैं हिंदी मीडियम के अंदर आपको जो टॉपिक करवा रहा हूँ, सबसे पहले तो इसके कॉमन टॉपिक का हम वीडियो तैयार कर रहे हैं जो नीट, जेडब्ल्यू, सेकेंड ग्रेड जैसी तमाम परीक्षाओं के अंदर उपयोगी रहेगा। अब आपको पता है कि थ्योरी के क्वेश्चन का लेवल तो एक सा ही रहता है, लेकिन न्यूमेरिकल का लेवल हर परीक्षा का अलग अलग होता है। तो आगे हम स्पेशल वीडियो तैयार करेंगे नीट के हिसाब से, जो अलग नीट लेवल के न्यूमेरिकल और जेडब्ल्यू मेंस में जेडब्ल्यू मेंस के न्यूमेरिकल, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट सभी को पढ़नी ही पढ़नी है। तो मैं ज़्यादा बातचीत बिना किए, बिना विलंब किए अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और हमारा अगला टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं। आपने पढ़ा है कि कहीं पर विद्युत क्षेत्र होता है ऐसे, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र कभी आंखों से दिखता है क्या? ये तो दिखता ही नहीं है। विद्युत क्षेत्र हमें कभी आंखों से दिखता नहीं है। विद्युत क्षेत्र जहां जा रहा है और कहीं से आया है, निश्चित रूप से ये जहां से आया है वो धनावेश से आया है, और जहां जा रहा है वहां ऋणावेश है, या हम ये कहेंगे यहां पर उच्च विभव है और यहां पर निम्न विभव है। समझ में आया? तो विद्युत क्षेत्र हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जाता है। ये हम सबको अच्छे से पता है। अब यदि मैं यहां पर कोई आवेश को रख दूं, धनावेश को, तो ये उसको दूर धक्का मारेगा, ये इसको अपने पास खींचेगा, खींचेगा या नहीं? तो विद्युत क्षेत्र को हम प्रदर्शित करते हैं विद्युत बल रेखाओं के द्वारा। तो एक तो बात ये हुई कि विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और ये विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश की ओर जाती है, या मैं ये कह सकता हूं उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता की ओर जाती है। हो सकता है उच्च वोल्टता 10 वोल्ट हो, निम्न वोल्टता 0 वोल्ट हो सकता है उच्च वोल्टता 10 वोल्ट हो, निम्न वोल्टता माइनस में हो, वो कुछ भी हो सकता है। विद्युत बल रेखा की हम सटीक डेफिनेशन क्या देंगे? देखिए, ये कोई धनावेश है और ये कोई ऋणावेश है। मैंने 1 कूलाम आवेश को यहां पे रख दिया, तो 1 कूलाम आवेश पर ये वाला बल लगाएगा अपने से दूर इधर। 1 कूलाम धनावेश को ये धनावेश तो अपने से दूर फेंकेगा और ये ऋणावेश अपनी ओर बुलाएगा, और परिणामी बल किधर लगेगा? इधर। तो वो 1 कूलाम आवेश थोड़ा आगे चला गया। अब ये वाला इसको इधर दूर धक्का मार रहा है, ये वाला इधर खींच रहा है, तो परिणामी बल कहां आएगा? इधर, ठीक है। फिर थोड़ा आगे गया, ये वाला इसको इधर दूर धक्का मार रहा है, ये इसको अपनी ओर खींच रहा है, परिणामी रूप से गया इधर। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये 1 कूलाम आवेश इस पथ पर भाग रहा है। और ये क्यों भागता है? ये भागता है इन दोनों के परिणामी बल के कारण, इस प्रकार से भागता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 1 कूलाम आवेश जिस वक्राकार पथ पर भागा, ये वक्राकार पथ है, जिस वक्राकार पथ पर भागा है उस काल्पनिक पथ को हम कहते हैं विद्युत बल रेखा। तो हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश को मुक्त रूप से छोड़ने पर, ये 1 कूलाम आवेश हमने छोड़ा, छोड़ने पर वो जिस वक्राकार काल्पनिक पथ पर गति करता है उसे विद्युत बल रेखा कहते हैं। समझ में आया? विद्युत क्षेत्र में मुक्त रूप से छोड़े गए एकांक परीक्षण धनावेश के द्वारा बनाया गया वक्राकार पथ विद्युत बल रेखा कहलाता है। और विद्युत बल रेखाएं सतत होती है,
कभी भी टूटी भी नहीं होती। बनाने को तो कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे विद्युत बल रेखा, लेकिन ऐसे हम बनाते हैं, एक्चुअल में ये लगातार ऐसे चलने वाली रेखा होती है। समझ में आया? विद्युत बल रेखाएं सतत होती है, कॉन्टिन्यूस होती है, कभी भी टूटती नहीं है। तो विद्युत बल रेखा की एक तो परिभाषा ये हुई कि विद्युत क्षेत्र में इकाई परीक्षण धनावेश, विद्युत क्षेत्र में इकाई परीक्षण धनावेश के द्वारा जिस वक्राकार पथ का अनुसरण किया जाता है या जिस काल्पनिक वक्राकार पथ पर गति की जाती है, उस काल्पनिक पथ को विद्युत बल रेखा कहते हैं, मतलब काल्पनिक वक्राकार पथ। और दूसरी डेफिनेशन एक आपको और बता दूं कि जैसे ये धनावेश हैं और ये ऋणावेश हैं और ये बल रेखाएं ऐसे जा रही है, तो यहां पर आप स्पर्श रेखा खींचते हैं, मान लो इस जगह पे, तो ये स्पर्श रेखा प्रदर्शित करती है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। जैसे यहां पे देखूं, यहां पे स्पर्श रेखा खींची, इसका मतलब ये स्पर्श रेखा प्रदर्शित कर रही है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। यहां पर स्पर्श रेखा खींची, प्रदर्शित कर रही है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो इसकी एक डेफिनेशन और तैयार हो गई कि विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक वक्र रेखाएं जिनके वह काल्पनिक वक्र रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर, जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, उसे हम विद्युत बल रेखा कहते हैं। विद्युत बल रेखाएं कभी हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, ये काल्पनिक रेखाएं होती है और ये वक्राकार होती है। कैसी होती है? ये वक्राकार होती है। तो दो डेफिनेशन है, दोनों की दोनों आप ध्यान रखिएगा। विद्युत क्षेत्र में आप इकाई परीक्षण धनावेश को मुक्त रूप से छोड़ेंगे, फ्री छोड़ देंगे, तो वो जिस वक्र पथ पर गति करेगा उस काल्पनिक वक्र पथ को हम कहेंगे विद्युत बल रेखा। ठीक है। और दूसरा, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वो काल्पनिक बंद रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, उसे भी हम क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखा। और विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं देखिए, ये हमेशा धनावेश से बाहर की ओर जाती है, और देखना कैसे जाती है? त्रिज्यीय दिशा में, मतलब सतह के लंबवत जाती है। कैसे जाती है? सतह के लंबवत जाती है, त्रिज्यीय दिशा में जाती है। ऐसे कोई कहे विद्युत बल रेखा हमने यूं बना दी, तो भाई साहब ये गलत है, क्योंकि स्पर्श रेखीय दिशा में कभी विद्युत बल रेखा नहीं जाएगी, सतह के लंबवत ही जाएगी। समझ में आया? ये बात आपको ध्यान रखनी है। विद्युत बल रेखाएं कहां से कहां चलती है? देखिए, विद्युत बल रेखाओं की हम यहां पे देख रहे हैं, ये धनावेश है और ये ऋणावेश है। विद्युत बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर जाती है, विद्युत बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर जाती है। सर माइनस नहीं हो तो क्या नहीं जाएगी? माइनस नहीं हो तब भी जाएगी। फिर किधर जाएगी? फिर जाएगी निम्न वोल्टता की ओर। अब निम्न क्या होती है? निम्न मतलब जहां कहीं वोल्टता नहीं है उसको जीरो मानेंगे। यहां प्लस है तो इसको हम उच्च वोल्टता मानेंगे।
जहां नहीं है उसको जीरो मानेंगे तो ये उधर की ओर भाग जाएगी। जैसे देखो ये अकेला धनावेश पड़ा है, तो अकेला धनावेश है तो ऋणावेश एक बार आप इसको भूल जाइए, ये नहीं है, दूर है कहीं, तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र किधर बनेगा, इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो है, चारों ओर जीरो है, तो कोई नहीं बल रेखा चारों ओर निकल गई ऐसे। बोलो है या नहीं है? अकेला आवेश है तो उसके कारण बाहर तो जीरो है, तो चारों ओर निकल जाएगी बल रेखाएं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। विद्युत बल रेखाएं उच्च वोल्टता से निम्न की ओर जाती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती है, ऋणावेश नहीं हो तो भी निम्न वोल्टता की ओर चली जाएगी। जीरो वोल्टता तो है ही संसार में हर जगह, वहां चली जाएगी। चलिए, और ऋणावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं ऋणावेश की ओर होती है, ध्यान रखिएगा। ऋण आवेश की वजह से विद्युत बल रेखाएं ऋणावेश की ओर होती है, धनावेश से दूर होती है, ऋणावेश की ओर होती है। विद्युत बल रेखाओं की दिशा पहले खोपड़ी में बिठा लीजिए कि धनावेश से दूर होगी, ऋणावेश की ओर होगी। क्लियर? अच्छा, विद्युत बल रेखाएं धन से ऋण की ओर जाती है। किधर से किधर जाती है? धन से ऋण की ओर जाती है। और यदि दो धनावेश है तो धन से धन की ओर तो जाएगी नहीं, तो यहां से बाहर निकलेगी और दोनों को मिलाने वाली लाइन के लंबवत तल में, दोनों को मिलाने वाली लाइन के लंबवत तल में एक दूसरे से दूर होती हुई प्रतीत होती है, एक दूसरे से दूर होती हुई प्रतीत होती है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन के लंबवत तल में। तो देखिए, विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म आपसे पूछें, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर निकलती है, ऋणावेश की ओर जाती है, या धनावेश से बाहर निकलती है, ऋणावेश के अंदर की ओर जाती है। ठीक। दूसरी, विद्युत बल रेखाएं धन से ऋण की ओर वक्राकार पथ पर चलती है, वक्राकार पथ पर चलती है। ठीक है। तीसरी बात, दो समान प्रकृति के आवेशों के कारण विद्युत बल रेखाएं दोनों को मिलाने वाली लाइन के लंबवत तल में एक दूसरे से अलग होती हुई प्रतीत होती है। कैसे प्रतीत हो रही है? एक दूसरे से अलग होती हुई। देखिए, समान प्रकृति के आवेशों के बीच में विद्युत बल रेखाएं दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन के लंबवत तल में एक दूसरे से दूर हटती हुई प्रतीत हो रही है। क्लियर? और विपरीत प्रकृति के आवेशों में एक तरफ प्लस है, एक तरफ माइनस है, उसके लिए क्या होगा? इसके लिए बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर जाएगी और ऐसे लग रही है जैसे कोई रेशमी डोरी को खींचा हुआ हो, तो खींची हुई रेशमी डोरी की भांति प्रतीत होती है। दोबारा सुनो, विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य विद्युत बल रेखाएं, विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य विद्युत बल रेखाएं खींची हुई रेशमी डोरी की भांति प्रतीत होती है। तो ये कुछ विशेषताएं हुई, और भी बहुत अभी हम पढ़ेंगे। विद्युत बल रेखाएं सतह के लंबवत बाहर निकलती है और लंबवत ही प्रवेश करती है, कभी भी स्पर्श रेखीय दिशा में नहीं चलती। तो देखिए, अपने आगे इसकी विशेषताएं देखते हैं। विद्युत बल रेखाओं के गुण देखिए जी, क्या है? विद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, यानी ये खुले वक्र के रूप में होती है। क्या बोला? खुले वक्र के रूप में। अब ये क्या है खुला वक्र? समझिए, आप आगे पढ़ोगे चुंबकत्व वाला चैप्टर मैग्नेटिज्म, उसमें ये पढ़ोगे कि ये कोई चुंबक है जी, ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। तो चुंबकीय बल रेखाएं कैसे चलती है? उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है और वक्राकार पथ पर घूमकर दक्षिण के अंदर जाती है और फिर दक्षिण के अंदर से वापस यहाँ पे आती है। उत्तर से बाहर निकलती है, ऐसे घूमकर दक्षिण के अंदर जाती है और फिर वापस ऐसे। क्या ये रेखाएं बंद वक्र के रूप में है या खुले वक्र के रूप में? क्या ये बंद हो रही है या खुले? चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं। लेकिन अब विद्युत बल रेखाओं को देखिए, विद्युत बल रेखाओं का क्या होगा? ये प्लस हैं और ये माइनस है, ये प्लस हैं और ये माइनस है। बल रेखाएं प्लस से जाएगी माइनस की ओर, लेकिन वापस माइनस से प्लस की ओर नहीं आएगी। प्लस से माइनस तो जाएगी लेकिन वापस माइनस से प्लस नहीं आएगी।
तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती है। आजकल ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आने लग गए कि निम्न में से सत्य कथन कौन से हैं। ये भी फैशन पुराना हो गया। आजकल क्या आने लग गए, 3 कथन दे देंगे ऐसे, विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती है जबकि चुंबकीय बल रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती है। सेकंड दे दिया, विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती है जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती है। ऐसे 4 बातें दे दी, और एक ये होता है कि 3 बातें दे दी, 1 2 और 3, ठीक है। और फिर ऑप्शन दे दिए, निम्न में से सत्य कथन है 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2, और चौथा दे दिया 1 2 व 3। अब बताइए इनमें आप में 3 में से कोई भी एक में कंफ्यूजन होते ही आपको ऑप्शन ढूंढने में बड़ी भारी प्रॉब्लम हो सकती है। आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो आपको अपनी तैयारी भी उस हिसाब से छोटी चीज़ों को भी बारीकी से पढ़कर करना है। हवा में कुछ भी नहीं लेना। कई बार ऐसे होता है कि हाथी निकल जाता है और पूंछ फंस जाती है, मतलब हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के चक्कर में बेसिक चीज़ें भी आप लोग कई बार इग्नोर कर देते हो, तो समझना थोड़ा सा। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। क्या बोला मैं, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। देखिए ये है जी विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखा ऐसे ऐसे है। आपने इसके ऊपर बनाई स्पर्श रेखा, यहां बनाई, यहां भी बनाई, तो ध्यान रखिए यह स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। यह स्पर्श रेखा किसको व्यक्त करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ये अपने को ध्यान देना है। अच्छा, कुछ एक वीडियोस में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा, आप थोड़ा गौर करके आराम से पढ़ते रहिए। नोट्स बना सकते हैं बनाइए, सेकेंड ग्रेड के स्टूडेंट मत बनाना, क्योंकि अब आपके पास में सुंदर राइटिंग में नोट्स बनाने का वक्त नहीं है। अब तो पढ़ लो और दिमाग में एकदम से उसको क्या है कि आत्मार्पित कर लो, ताकि परीक्षा हॉल के अंदर आप सही उत्तर दे पाएं। टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, और टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशंस भी दूंगा, तो आपको पता चलेगा कि आपके कौन से चैप्टर वीक है, कौन से चैप्टर बढ़िया है। टेस्ट सीरीज में बढ़िया नंबर का मतलब ये नहीं है कि आपके आगे बढ़िया ही आएंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज है और वहां पर होगा पूरा सिलेबस। तो पूरे सिलेबस में परफॉर्म करना आपके लिए एक बड़ी चुनौती रहती है, इसलिए आपको हर एक टॉपिक को ऐसे क्लियर करना है कि बाद में 1-2 बार रिवीजन करते ही आपका एकदम तैयार हो जाए। देखिए विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यदि विद्युत बल रेखाओं ने एक दूसरे को काटा, जैसे ये बल रेखा ऐसे काट रही है, ऐसे काट रही है, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र के 2 मान हो जाएंगे। इस लाइन के हिसाब से तो विद्युत क्षेत्र इधर है, इस लाइन के हिसाब से विद्युत क्षेत्र इधर है। अब 2 आवेश के जोड़े या एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तो एक जगह पे एक ही होना चाहिए ना, 2 कैसे हो गए। हमने अध्यारोपण के सिद्धांत में पढ़ा है कि चाहे कितने भी आवेश है, परिणामी विद्युत क्षेत्र तो एक ही होगा, उसकी दिशा भी एक ही होगी। मान लीजिए कहीं पर 2 विद्युत क्षेत्र है, एक ऐसे एक ऐसे, तो परिणामी तो एक ही होगा, ये वाला है ना। लेकिन यहां पर 2 बल रेखाएं काट रही है, इसका मतलब कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के 2 मान हो जाएंगे, जो संभव नहीं है। जैसे आपको एक दिया कि विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, ठीक। दूसरा दिया क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के 2 मान बन जाएंगे जो संभव नहीं है, या मतलब ऐसे ही दे दें, कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के 2 मान संभव नहीं है, ठीक है। अब कहें बताइए, देखिए इसमें तथ्य भी एकदम सही है और कारण भी एकदम सही है कि बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, यह बात एकदम फाइनली सही है। दूसरी बात, बल रेखाएं जहां काटती है वहां विद्युत क्षेत्र के 2 मान हो जाएंगे, है ना, और 2 मान संभव नहीं है, इसका मतलब बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती भी नहीं है। ये काटने वाली चीज हमने गलत बनाई है, काटती नहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये भी आप ध्यान रखना। समझिएगा आगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
विद्युत बल रेखाएं हमेशा चालक की सतह के लंबवत होती है। जैसे ये गोला है तो विद्युत बल रेखा ऐसे लंबवत बाहर निकलेगी, ऐसे बाहर निकाल दी तो आपका गलत हो जाएगा। ऐसे ही लंबवत बाहर निकालनी है और लंबवत ही प्रवेश करवानी है। ऐसे प्रवेश करा दी, गलत हो जाएगा, ये वाली सही होगी। समझ में आया? विद्युत बल रेखाएं सदैव चालक की सतह के लंबवत ही निकलती है और लंबवत ही प्रवेश करती है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए इस गोले पे धनावेश था तो बल रेखाएं ऐसे लंबवत ही बाहर निकली है। यदि आपने ऐसे बना दी ना, ऐसे थोड़ी टेढ़ी, ऐसे बना दी टेढ़ी, गड़बड़ हो जाएगा, गलत है ये, ऐसे नहीं हो सकता। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे मतलब चालक के पृष्ठ के 90 डिग्री के अलावा किसी और कोण से नहीं निकल सकती, 90 डिग्री पे ही निकलेगी। ये देखिए 90 पे, ये भी 90 पे, ये भी 90 पे, ये भी 90 पे, ये भी 90 पे, है ना। और प्लस से बाहर निकली और माइनस की ओर गई है तो माइनस में भी लंबवत ही अंदर प्रवेश की है। देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है हर जगह, है या नहीं है? ऐसे ही ये दो चालक पट्टिकाएं हैं। एक चालक पट्टिका पर धनावेश है, क्या बोला? एक चालक पट्टिका पर धनावेश है, दूसरी चालक पट्टिका पर ऋणावेश है। तो बल रेखाएं प्लस से माइनस ही जा रही है, प्लस से माइनस ही जा रही है, लंबवत निकल रही है, लंबवत ही प्रवेश कर रही है। इसका मतलब विद्युत बल रेखाएं हमेशा सतह के लंबवत बाहर निकलेगी, लंबवत ही प्रवेश करेगी। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया बात है। समझ में आ गया? तो नहीं आया तो भाई रिपीट करके देख लेना। लंबवत बाहर निकलती है, लंबवत प्रवेश करती है। ठीक है, अब देखिए आगे। अब देखिए ये बड़ी मजे की बात है, हर चीज को मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। किसी चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं विद्यमान नहीं रहती। क्यों साहब? क्या बल रेखाओं को डर लगता है चालक के अंदर? मैं बताता हूं डर लगता है, क्यों लगता है। ये हमारे पास में एक चालक है, आप कहेंगे सर ठोस है कि खोखला? कोई भी हो, ठोस हो चाहे खोखला हो। मैंने आपको बताया था इसके अंदर का परावैद्युतांक अनंत होता है धातु का। अब आपने इसको रखा बल रेखाओं में ऐसे, चलिए जी ऐसे रखा। अब कहीं पर विद्युत क्षेत्र शून्य है, इसका मतलब हम बल रेखाओं को शून्य मानेंगे। विद्युत क्षेत्र शून्य है, इसका मतलब हम बल रेखाओं को शून्य मानेंगे। लेकिन यहां क्या हो रहा है, ये बल रेखाएं मान लीजिए इसके अंदर से आर पार जा रही है। बल रेखाएं आर पार जाने का मतलब विद्युत क्षेत्र इधर भाग रहा है। क्या बोला मैं? इस चालक को हमने विद्युत क्षेत्र में रखा। मेरी बात को समझना, कंसेप्ट है चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र विद्यमान क्यों नहीं होता, समझा रहा हूं क्यों नहीं होता। चालक को विद्युत क्षेत्र में रखा, बाहरी विद्युत क्षेत्र में, ये बाहरी है आउटर। मान लीजिए ये बल रेखाएं इसके पार होकर जा रही है। अब चालक के अंदर होते हैं बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन, अनंत इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? अनंत इलेक्ट्रॉन होते हैं। हो गया टेस्ट चेक क्या? कितने कितने नंबर आए आपके? 45 मार्क्स जोड़ के आपके? ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट में बढ़िया परफॉर्म कीजिएगा। अच्छा, आपने विद्युत क्षेत्र को के अंदर चालक को रख दिया, बल रेखाएं मान लीजिए ऐसे जा रही है। अब क्या हुआ, चालक के अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। अब आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। क्या पढ़ा है आपने? इलेक्ट्रॉन पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो विद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रॉन सब के सब इधर भागेंगे, माइनस आवेश यहां आ गया, इधर ही भागेंगे सब। हालांकि मैंने जैसे बनाए ना एक जगह इकट्ठे कर दिए, ऐसे नहीं होते इकट्ठे, लेकिन फिर भी मैं मान रहा हूं सब इधर भाग गए। माइनस इधर भागा तो धन इधर भागा। मैंने जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर भागे, तो पॉजिटिव चार्ज इधर हो गया। तो अंदर एक और विद्युत क्षेत्र बन गया भाई साहब, ऐसे प्लस से माइनस। अंदर एक और विद्युत क्षेत्र बन गया प्लस से माइनस। समझिए, आपने जैसे ही इस चालक को विद्युत क्षेत्र में रखा तो चालक वो चीज होती है जिसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन समुद्र होता है। तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, धनावेश इधर भागेगा, तो विद्युत क्षेत्र ऐसे बना।
अब अंदर का विद्युत क्षेत्र है EI, ये अंदर का विद्युत क्षेत्र और बाहर का विद्युत क्षेत्र बराबर और विपरीत होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अंदर और बाहर का विद्युत क्षेत्र बराबर और विपरीत होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रह जाएगी। चलो अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग कलर से बनाते हैं। अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EO माइनस EI बराबर 0। बताइए अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही नहीं है तो क्या इसके अंदर विद्युत बल रेखाएं घुसेगी? फिर हम ये मानेंगे? नहीं मानेंगे। हम मानेंगे अंदर कोई बल रेखाएं नहीं है। ठीक है, क्यों है? कारण आया समझ में? आप यूं समझिए कि आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें ये दीवार में भी पूरे में जाली लगी हुई है और इस दीवार में भी जाली लगी हुई है। अब एकदम से आंधी चली इधर से इधर, ऐसे ऐसे चली आंधी, ऐसे चली आंधी, ऐसे चली हुई। अब आपने क्या किया? आंधी की हवा चल रही है इधर और आपने उल्टे फर्राटा फैन लगा दिए इधर। इधर से आंधी टक्कर मार रही है, इधर से फर्राटा फैन टक्कर मार रहे हैं। दोनों की हवा एक दूसरे को कैंसिल कर देगी और अंदर आपको लगेगा हवा चल ही नहीं रही है। अंदर आपको क्या लगेगा? हवा ही नहीं चल रही है। सेम यही कहानी यहां हो रही है। बाह्य विद्युत क्षेत्र इधर, अंदर का बन गया इधर, परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य है। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी चालक को कितने भी विद्युत क्षेत्र में रख दीजिए, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कभी नहीं घुसेगा। अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं कभी चालक के भीतर प्रवेश नहीं करती। हम ये भी कह सकते हैं। ये तो बड़ी फायदे की चीज है, बहुत फायदे की चीज है। अब आप कहेंगे सर फायदे की कैसे हैं? बताऊं फायदे की कैसे हैं? मैंने कहा विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर नहीं घुसती, उसको पार नहीं करती, बढ़िया बात है। अब बिजली गिर रही है साहब, ऐसे यहां बहुत उच्च वोल्टता है, आसमान में बहुत उच्च वोल्टता है, 50 लाख के आसपास में बन गई वोल्टेज, उच्च वोल्टता 50 लाख के आसपास वोल्टेज बन गई। इधर ये जमीन है तो ये आवेश गिर रहा है, यहां आवेश गिरेगा तो हम कहेंगे बिजली गिर गई। अब भाई साहब बिजली गिर रही है नीचे, आप खड़े हैं यहां तो आपको खतरा हो गया, क्योंकि ये इतना सारा विद्युत क्षेत्र जब आपसे होकर जमीन में जाएगा तो सोचिए 50 लाख से कितना करंट आ जाएगा, जल जाएंगे। तो आपने ये पढ़ा है कि किसी भी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो आपको एक कार दिखाई दी और आपको पता है कार एक चालक होता है, तो आपने कार के अंदर घुस के बैठ गए और दरवाजे खिड़कियां वगैरह सब बंद करके बैठ गए, तो चालक ये आवेश यहां आएगा लेकिन अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी? शून्य है। इसलिए आप अंदर सुरक्षित रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र कभी प्रवेश नहीं करता। इसलिए यदि बिजली गिर रही है, लाइटिंग हो रही है और आपको बचना है तो आप चालक के अंदर पैक होके बैठ जाइए, आपके अंदर विद्युत क्षेत्र प्रवेश नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे ही इसका एक और उदाहरण है, लगे हाथ बता देने चाहिए इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि चीजें जहां आए वहीं पढ़ा दो। क्या दोबारा नहीं पढ़ाओगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे। जहां स्थिर विद्युत परिरक्षण टॉपिक आएगा वहां और बढ़िया पढ़ाएंगे, लेकिन पुरानी बात थोड़ी पढ़ी हुई होगी तो आपको याद आएगा। आप सीक्वेंस में मेरे वीडियो देखते रहिए और देखिए। एक आपको मैं, चलो वैसे मैं बात ज़्यादा नहीं कर रहा लेकिन फिर भी आपको एक बात बता देता हूँ। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें ऑनलाइन हम पढ़ते हैं ना, बोर हो गए, ऑनलाइन में हम बोर हो गए। देखिए पढ़ाई के लिए केवल आपका काम है सिलेबस को पूरा करना और उसका बार बार रिवीजन करना। सिलेबस को पूरा करेंगे और 4-5 बार रिवीजन करेंगे तो आपको ये लगेगा सब चीज़ रट गई, अब तो खोपड़ी में बैठ गई, और परीक्षा हॉल में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करेंगे और टेस्ट दीजिए बढ़िया। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, इस सिलेबस को पूरा करने की पहले नहीं सोचते। पहले सोचते हैं सर कौन से शहर में जाएं, कोटा जाएं, जयपुर जाएं, दिल्ली जाएं, तो सिलेबस तो अभी शुरू ही नहीं किया, क्या मिलेगा वहाँ पे। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको सब टीचर मिल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा मैं एक ही बहुत बढ़िया हूँ, दुनिया ही बहुत बढ़िया, अच्छे अच्छे टीचर हैं। आप ऑनलाइन पे पढ़ना शुरू कीजिए। सर ऑनलाइन पे पढ़ाई नहीं हो रही, वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आपके दिमाग में लक्ष्य छपा हुआ नहीं है। लक्ष्य छपा हुआ होगा तो आपको पता होना चाहिए
कि लक्ष्य जब मैं घर पे पा सकता हूं तो मैं क्यों बस में किराया दूं, क्यों मैं हॉस्टलों में रहूं, क्यों मैं दूसरे शहर के अंदर तरह तरह की समस्याओं से गिरूं। जब घर पे माँ बाप आपको सब सुविधाएं दे रहे हैं तो घर पे बैठ के आप ऑनलाइन स्टडी के जरिए अपना सिलेबस पूरा कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, टेस्ट दीजिए। आजकल टेस्ट भी ऑनलाइन है, हम लोग भी टेस्ट ऑनलाइन ले रहे हैं, तो आप टेस्ट ऑनलाइन किसी भी बढ़िया कोचिंग का देख के टेस्ट दीजिए। और जो एनर्जी आप बसों में, गाड़ियों में, कमरों में इधर उधर भटकने में लगा रहे हैं, वो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस पे लगाइए। मैं कहता हूं आप आरपीएससी का कोई भी एग्जाम है 3-4 महीने, 5 महीने भी आप ढंग से तैयारी कर लेंगे। आरएएस में जरूर 2-1 साल की तैयारी चाहिए, बाकी एग्जाम आप लगभग 6-6 महीने की तैयारी से भी कवर कर सकते हैं। थोड़ा बेस वीक है तो हो सकता है सिलेबस का रिवीजन आपको 5-4 बार ज्यादा करना पड़े। सेम यही नीट का कंसेप्ट है, पूरी की पूरी आप थ्योरी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप वीडियो लेक्चर से पढ़िए, नोट्स बनाइए, डाउट की हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे वो आप लीजिए। अच्छा, सीट्स में आपको अपने टेलीग्राम चैनल से दूंगा, वो सीट आप सोल्व कीजिए। उसके बाद में टेस्ट होंगे, टेस्ट हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोवाइड करवा दें। तो नॉर्मल से खर्चे के ऊपर आप किसी भी गांव ढाणी शहर में रहकर भी, मान लीजिए टेस्ट के लिए आपको किसी तहसील लेवल पे संडे को आना पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं, 40-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की रेंज में आ जाइए। लेकिन आप बढ़िया तरीके से अपने वहां पे रह के भी तैयारी कर सकते हैं। इस सिलेबस को आपने कर लिया, 4-5 बार रिवीजन कर लिया, टेस्ट दे दिया, तो चाहे आप एक झोंपड़ी में बैठिए, चाहे आप कोटा में भटकिए, आपका सिलेक्शन तो होगा। और यदि आपने सिलेबस का 5-4 बार रिवीजन नहीं किया है तो आप चाहे कोटा जाइए चाहे कहीं भी जाइए, क्योंकि शहर की हवा से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है आपकी मेहनत से। इसलिए मैं कहता हूं कि जो चीज हम पढ़ा रहे हैं उसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, इतनी बार पढ़िए कि वो चीज आपकी फेमिलियर हो जाए, है ना। आप मेरा एक वीडियो देख लो, उसके बाद में आपको 1 साल बाद में कभी मेरा वीडियो देखो या मेरे से मिलो तो आपको ये लगेगा ये आदमी कुछ देखा देखा लग रहा है। और वही रोजाना आप रेगुलर मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपकी आदत बन गई है तो आपको लगेगा कि ये तो केडी सर है, हम जानते हैं इनको अच्छे से। लेकिन यही पढ़ाई में आपने चीज एक बार पढ़ी और उम्मीद करते हो हमें याद हो जाए, तो आपको क्या, किसी को ही नहीं होता याद, मुझे भी नहीं होता, किसी को ही नहीं होता याद, जिसकी टॉप रैंक आती है उसको भी नहीं होता। हाँ, 19-21 का फर्क जरूर होता है, लेकिन यदि कोई ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान 2 बार रिवाइज कर रहा है तो आप 4 बार कर लीजिए। कहाँ प्रॉब्लम है, समय आपके पास में है, कहाँ प्रॉब्लम है, तो आप बार बार रिवीजन कीजिए, जहां भी मौका मिले पढ़िए, तो आपको फायदा मिलेगा। नीट की तैयारी के लिए भी आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ज्यादा हो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, आप जिस शहर, जिस ढाणी, जिस कस्बे में बैठे हैं वहीं से आपकी नीट मैं क्लियर कराऊंगा 600+ नंबर के साथ में, ये मैं दावा कर सकता हूं। आगे पढ़िए, क्योंकि ज्यादा बात ना करके, और देखो ये जरूरी बातें थी, बीच में थोड़ा मोटिवेशन कभी कभी इसलिए मैंने बात की है, बाकी कई जैसे टीचर सिर्फ बात ही करते हैं तो वो अपनी आदत इतनी नहीं है। तो किसी भी चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं विद्यमान नहीं होती। अब देखिए एक जनरेटर लगा हुआ था भाई साहब, इस जनरेटर के पास मतलब ये हाई वोल्टेज उत्पन्न कर रहा था, जो ब्याह शादियों में और में कई जगह लगाते हैं, हाई वोल्टेज उत्पन्न कर रहा था। तो आसपास जब कोई बच्चा गुजरता था तो उसका विद्युत क्षेत्र इसको चपेट में ले लेता था, इस बच्चे को झटका लग जाता था। अब हमें इस जनरेटर से पूरी दुनिया को बचाना है, हमें इस जनरेटर से पूरी दुनिया को बचाना है, तो हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए जनरेटर है, हम पूरी दुनिया को बक्से में बंद कर देंगे। आप कहेंगे सर दुनिया को बक्से में कैसे बंद करेंगे, देखिए बंद कर देंगे, अभी कर दूंगा मैं। ये रहा जी बक्सा, और बक्से में बाहर की पूरी दुनिया बंद हो गई, जनरेटर एकदम फ्री है। अब आप कहेंगे सर आपने तो जनरेटर को पैक किया है। अरे पैक मैंने पूरी दुनिया को किया भाई साहब, जनरेटर को नहीं किया, है ना। जैसे एक पागल आदमी होता है, उसको अपने क्या कहते हैं कि भाई, वो कहता है कि मैं दुनिया से तंग हूँ, तो हम कहते हैं दुनिया को हम बंद कर देंगे, तुम फ्री है। तो उसको हमने एक कमरे में बंद कर दिया और हमने कहा देख ये कमरा है तेरी दुनिया, बाकी दुनिया इस कमरे के बार बार बंद की हुई है। तो वैसे ही हमने इसको बंद कर दिया, इसको नहीं किया, हमने पूरी दुनिया को बंद कर दिया। इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। अब बाहर चाहे बच्चे खेलें, चाहे बच्चों के मम्मी पापा, बाहर विद्युत क्षेत्र नहीं जाएगा। समझ में आया, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ये हम स्थिर विद्युत परिरक्षण टॉपिक आएगा, उसमें हम और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। देखते हैं वीडियो का टाइम कितना हो चुका है, क्योंकि ज्यादा लंबे वीडियो नहीं खींचेंगे। देखो कितनी बल रेखाएं जाएगी, यदि आवेश ज्यादा है बल रेखाएं ज्यादा जाएगी। जैसे ये ए आवेश है और ये बी आवेश है, ये प्लस है ये माइनस है, बल रेखाएं प्लस से माइनस जाएगी। लेकिन ए का परिमाण ज्यादा है, बी का परिमाण कम है,
तो ए से बल रेखाएं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 निकल रही है। और इसमें कितनी जा रही है 1 2 3 4 पता नहीं ये जाएगी 5 6 7, मतलब यहां से निकली ज्यादा वहां पहुंची कम, क्योंकि ये आवेश ज्यादा था ये आवेश कम है। तो किसी भी आवेश से निकलने वाली या प्रवेश करने वाली बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है, मतलब आवेश समानुपाती बल रेखाओं की संख्या। ये हमने इस चित्र में भी प्रदर्शित किया है। ओके, दोबारा देख लेना यदि कोई बात आपको रिपीट दोबारा समझनी है तो। अब देखिए नेक्स्ट, विद्युत बल रेखाएं ऐसे सरल रेखा में भी जा सकती है। यदि यहां कोई चालक पृष्ठ है मान लो, और यहां भी कोई चालक पृष्ठ है मान लो, तो क्या दिक्कत है, ऐसे समांतर जा सकती है। तो विद्युत बल रेखाएं समांतर हो सकती है, सरल रेखीय हो सकती है, एक दूसरे से बराबर दूरी पर हो सकती है, और यह भी हो सकता है कि यहां पर धनावेश है तो यहां से बल रेखाएं ज्यादा निकलेगी, यहां धनावेश है यहां से ज्यादा निकली और आगे चली गई। जहां बल रेखाएं पास पास हैं, देखिए यहां पास पास है ना, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्यादा होगी, और जहां बल रेखाएं दूर दूर हैं, ये देखिए दूर दूर है ना, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। मतलब बल रेखाओं का घनत्व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है। तो ई समानुपाती विद्युत बल रेखाओं का घनत्व, ई समानुपाती विद्युत बल रेखाओं का घनत्व ये रहेगा। तो ये अपना टॉपिक विद्युत बल रेखाएं पूरा हुआ। लगभग 50-1 मिनट का शायद वीडियो बन चुका है। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा समविभव पृष्ठ है, उसके बाद में अपने विद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे, उसके बाद में गाउस की प्रमेय पढ़ेंगे और गाउस की प्रमेय के उपयोग पढ़ेंगे, फिर अपने इस पे बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल, फिर इसकी एक्सरसाइज की डाउट्स, और चैप्टर अपना फिनिश, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। एक एक चैप्टर को अपने बढ़िया तरीके से वक्त देकर आराम आराम से करेंगे। जितना आप पहली बार सिलेबस बढ़िया करेंगे रिवीजन में उतना ही कम वक्त लगेगा, एग्जाम में परफॉर्मेंस उतनी बढ़िया आएगी। तो वंदे मातरम, जय हिंद साथियों, आपको परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप निश्चित रूप से सफल होंगे, मेरा ये शुभकामनाएं है, आशीर्वाद है। धन्यवाद।